बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैर वफियत से होंगे। बड़ा पार्ट वन फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, प्रोफेसर जाहिद महमूद। जैसे कि हमने पहले भी बात की, बेटा ये लेक्चर और ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं, उन बच्चों के लिए बनाए हैं जिनके लिए डायरेक्टली अफोर्ड करना या अप्रोच करना कोचिंग सेंटर्स को, कॉलेजेस को पॉसिबल नहीं होता, जिनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, जिनकी अप्रोच में ये चीज़ें नहीं होती, उनके लिए स्पेशली मैंने बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे बस आपसे सिर्फ दुआएं ही चाहिए। बड़ा जो भी आपके साथ इस तरह का स्टूडेंट हो, कोई आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में ऐसा कोई बच्चा हो जिसके लिए थोड़ा सा अफोर्ड करना मुश्किल होता है ट्यूशन सेंटर्स को या कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना, कॉलेजेस जो हैं जो अच्छी एजुकेशन देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं, उनको अफोर्ड करना या अप्रोच करना जिनके लिए मुश्किल होता है, उन बच्चों के साथ ये स्पेशली आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। क्वालिटी एजुकेशन हमारे हर बच्चे का राइट है और हम इंशाल्लाह यहाँ बेस्ट क्वालिटी देंगे एजुकेशन की। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटम की, एटम का इंट्रोडक्शन कर लिया, डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बता दी थी आपको। आज हमने शुरू करना है सेकंड, एविडेंस ऑफ एटम से। यानी डायरेक्टली किसी ने एटम को देखा नहीं है, कहते हैं ना मैंने वो एटम देखा, उधर जा रहा था बाजार में मुझे मिला, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली हम एक एटम को विजुलाइज कर ही नहीं सकते हमारी नेकेड आई से, या इवन हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी एक एटम को नहीं देख सकते। बट उसकी रीजन ये है कि हम देखने के लिए लाइट यूज करते हैं एज अ सोर्स। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी लाइट एज अ सोर्स यूज होती है विजुलाइजेशन के लिए। तो जो लाइट के फोटॉन हैं उनका वेवलेंथ बड़ा है और एटम्स उनसे बहुत छोटे हैं, तो कॉमन विजिबल लाइट से एटम को देखा ही नहीं जा सकता। It is not possible actually to see the atoms, but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope. बट एटम को देखने के लिए उससे भी छोटे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं, फोटॉन नहीं यूज किए जा सकते। फोटॉन लाइट एनर्जी के एक पैकेट को कहते हैं। एटम्स को देखने के लिए लाइट या फोटॉन क्यों नहीं यूज किए जा सकते? क्योंकि ये देखें, a clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained. तो जो माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये हमारी आईज में कॉमन लाइट हम सोर्स यूज कर रहे हैं जो फोटॉन बिगर हैं और एटम उनसे छोटे हैं। बट इसलिए हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका 500 नैनोमीटर और अबव साइज हो, 500 नैनोमीटर और उससे अबव साइज के पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। और एटम के साइज तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, 0.2 नैनोमीटर्स के डायमीटर होते हैं उनके। वो छोटी वैल्यू है जिसको हम विजिबल लाइट से देख ही नहीं सकते। उनको देखने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टू विजुलाइज एटम वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेरी थिन स्लाइस हम उस पार्टिकल सब्सटेंस का रखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट में हम कार्बन एटम्स को विजुलाइज करना चाहते हैं, तो वेरी थिन स्लाइस ऑफ ग्रेफाइट हम रखेंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाएंगे। बड़ा इलेक्ट्रॉन बीम जैसे एक्स रेज होती है ना, एक्स रेज क्या करती हैं, हमारी बॉडी का एक्स रेज बना के एक हमें उसकी पिक्चर दे देती हैं। जैसे मैंने रिब्स का एक्स रेज करवाया तो मुझे रिब्स अलग अलग यूं सेपरेट नजर आ रही होती हैं। इसी तरह किडनी में अगर कोई स्टोन वगैरह किसी का बन जाए तो वहाँ एक्स रेज में वो पार्टिकल आपको, वो स्टोन जो है वो आपको विजुलाइज हो जाता है। अब तो डिजिटल एक्स रेज हैं, एग्जैक्ट लोकेशन और साइज भी उसके मेजर किए जाते हैं। तो यहाँ भी ग्रेफाइट पिक्चर पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फॉल करवाई जाती है। बट ये आपकी बुक में ना फिगर 1.1 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट शो की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं दो तरह के बैंड्स हैं, ये डार्क और ये ब्राइट बैंड्स हैं, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स अल्टरनेट। थोड़ी देर के लिए सोचें। बट अगर आप ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया गया, बड़ा करके दिखाया गया 15 मिलियन टाइम्स। ये देखें, क्या इज मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स इनलार्ज करके आपको दिखाई गई है। तो आप ये बताएं कि इसमें जो ब्राइट बैंड्स हैं वो कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं या कार्बन एटम की जो लेयर्स के दरमियान गैप्स हैं वो हैं ब्राइट बैंड्स हैं? अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ। बड़ा जो डार्क बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हैं डार्क बैंड्स, एम्प्टी स्पेसेस हैं। जो डार्क बैंड्स है ना,
ये कार्बन एटम की लेयर्स के दरमियान जो छोटी छोटी गैप्स होते हैं, लेयर्स में स्पेसिंग होती है, ये वो स्पेसिंग है, डार्क लाइंस। और जो ब्राइट बैंड्स है ना, ये वाली ब्राइट लाइंस आ रही हैं, ब्राइट बैंड्स आ रहे हैं, बेटा ये कार्बन एटम की लेयर्स हैं। तो जहाँ जहाँ कार्बन एटम्स हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को वहाँ से पास नहीं करने दिया। जहाँ कार्बन एटम की लेयर्स थी ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम नीचे नहीं जा सकी, और वो नीचे वाली जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो ब्राइट रही, उस पर स्पॉट्स या डार्क बैंड्स नहीं बने। जहाँ से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पास आउट कर जाती, नीचे चली जाती हैं, वहाँ जाके वो डार्क बैंड्स बना देती हैं। तो डार्क बैंड्स क्या हैं? दीज आर द स्पेसिस और गैप्स बिटवीन लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। और ब्राइट बैंड्स क्या शो कर रहे हैं? ब्राइट बैंड शो कर रहे हैं कार्बन एटम्स की लेयर्स। कहते हैं इट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इट यूजेस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट because wavelength of electron is much shorter than that of visible light. Figure 1.1 shows electron microscopic photograph of piece of graphite which has been magnified about 15 million times. अब आप देखें, the bright band in the figure are layers of carbon atoms. वो ब्राइट क्यों रहे? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बीम नीचे नहीं जा सकी, नीचे वाली प्लेट को स्पॉट्स बना के डार्क नहीं कर सकी, वो ब्राइट रही। और जहां से एटम के, कार्बन एटम के दरमियान लेयर्स के बीच में जो गैप्स थे, जहां से इलेक्ट्रॉन बीम नीचे चली गई है, बेटा वो जगह उसने जाके स्पॉट्स बना के डार्क कर दी है। मैं बिल्कुल इजी करके आपके लेवल पे ना जितना आसान करके बताया जा सकता है। मेरा एम ये है कि मेरे बच्चों को चीज़ें ईजीएस्ट वे में मिलें, ताकि उनके लिए उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो, और मेरे टीचर्स के लिए भी कि वो आगे उसको उतना ही ईजी और इफेक्टिव वे में एक्सप्लेन कर सकें। जी बेटा, नेक्स्ट आप देखें, कुछ डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है आपसे। कहता है कि जो एटम्स के डायामीटर है ना, वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होते हैं, इस रेंज में होते हैं, जो 0.2 नैनोमीटर बनता है। पर अगर आप इसको देखें तो ये 200 पिकोमीटर भी बनता है। 10⁻⁻10 मीटर को 1 एमस्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। और बेटा उसी तरह 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो अगर आप डायामीटर ऑफ एटम्स की डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू लिखें तो ये बनेगी 2 एमस्ट्रॉन्ग, 2 × 10⁻⁻10 मीटर, 0.2 नैनोमीटर एंड 200 पिकोमीटर। बेटा ये डायामीटर है। तो आप बताएं रेडियस क्या होगा? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में रेडियस पूछा जाए तो आप इन वैल्यूज को हाफ कर दें, क्योंकि रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ एटम्स आर इन द ऑर्डर ऑफ, लिखेंगे 1 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर। यानी जो भी वैल्यू आप डायामीटर की करें उसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। पहली बात ये डायामीटर आप याद कर लीजिएगा। बेटा दूसरा आपने जो एटम के मैसेज है ना वो याद कर लेने हैं। मैसेज ऑफ एटम्स एक जनरल एक एवरेज वैल्यू आपको बताई जा रही है। मैसेज ऑफ एटम्स रेंज फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। एटम्स की जो मैसेज हैं बहुत छोटे हैं। ये 10⁻⁻27 वेरी 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 स्मॉल वैल्यू है। तो एटम की मैसेज इतने कम हैं कि किलोग्राम में उनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है। बड़ा फिर उनको किलोग्राम्स की बजाय ना एक और यूनिट में हम मेजर करते हैं, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और ये कन्वर्जन भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा, क्या कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। 1 AMU में इतने किलोग्राम्स होते हैं। बेटा इसको आप ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 AMU में 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम्स हैं। बेटा ये 1.661 10⁻⁻24 ग्राम्स होंगे, और 1.661 × 10⁻⁻21 मिलीग्राम्स होंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। डायरेक्टली भी कहा जा सकता है कि 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम्स होते हैं। चलिए लास्ट पे लिखा कि एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। Students can have an idea about the amazingly small size of an atom from the fact that a full stop may have 2 million atoms in it. जो आप नोटबुक पे एक छोटा सा फुल स्टॉप लगाते हैं ना, उसमें 20 लाख एटम होते हैं, 2 मिलियन एटम्स होते हैं। वन फुल स्टॉप may have 2 million atoms in it. तो बच्चा ये भी याद रखें, ये 2 मिलियन या 20 लाख एटम जो है ना वो क्लस्टर की फॉर्म में नहीं है उस फुल स्टॉप के अंदर,
ये 20 लाख या 2 मिलियन एटम की एक स्ट्रेट लाइन है। 2 मिलियन एटम्स, 20 लाख एटम की एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो कितनी जगह कवर होती है? एक फुल स्टॉप जितनी। जिससे पता चला एटम्स जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। और जब हम एक गहरा सांस लेते हैं ना, एक डीप ब्रेथ लेते हैं, इनहेल करते हैं सांस को, तो हम 1 लाख इंटू 1 लाख का क्यूब एटम्स इनहेल कर लेते हैं। एक गहरी सांस में हम 1 लाख, 1 लाख ज़रब 1 लाख का क्यूब फिर आगे, इतने एटम्स हम एक डीप ब्रेथ में इनहेल कर लेते हैं। आप कह लें खा जाते हैं, पी जाते हैं, जो मर्जी कह लें। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने क्या बात की बेटा? हमने कहा एटम्स को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता लाइट से, क्योंकि फोटॉन बड़ा है, एटम छोटा है। एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो हमें 500 नैनोमीटर या उससे अबव साइज का ऑब्जेक्ट दिखा सकती है। एटम के डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है, तो ये बहुत छोटा है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। ग्रेफाइट पिक्चर आपकी बुक में शो की गई है फिगर 1.1 में, जिसमें ब्राइट लाइंस जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं, और डार्क बैंड्स हैं वो कार्बन एटम की लेयर्स के बीच में जो गैप्स हैं ये वो हैं। फिर कुछ डाटा था कि एटम के डायमीटर, एटम के मैसेज और 1 AMU क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि मैस अगर किलोग्राम में मेजर करें तो एटम की वैल्यू बहुत छोटी आती है, तो हम उससे ज़्यादा रीजनेबल यूनिट यूज करते हैं एटम के मैसेज के लिए, AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। बट अगले लेक्चर में ना आपको AMU के बारे में बड़ी नई नई बातें बताऊंगा, ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। इंशाल्लाह मेरे टीचर्स ने भी उस तरह की डिटेल नहीं सुनी होगी, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अगला लेक्चर वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह AMU के बारे में होगा, पूरा एक लेक्चर AMU के बारे में होगा। और फिर हम आ जाएंगे आगे मालिक्यूल्स एंड सो ऑन, आयन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे दुआएं लें, आप उनसे दुआएं लें, उनके ये ना कहें दुआएं हमारे लिए दुआ करें, आप ऐसा एक्ट करें, इतना अच्छा उनके साथ बिहेव करें कि उनके दिल से आपके लिए हमेशा दुआएं ही निकलती रहें। अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि बाअदब ही बानसीब होते हैं। ओके बच्चों, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।